बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। इससे पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल के बारे में बताया था। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या है और ये फंक्शन क्या करता है। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में सिर्फ मौजूद होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो प्लांट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल से नीचे होता है, क्या कहते हैं हम उसको, सेकेंडरी टू सेल वॉल, सही है। और जो एनिमल सेल है आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल है। तो सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो एनिमल सेल की है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो थी वो सेल वॉल था। सेल वॉल के बाद फिर सेल मेम्ब्रेन आता है। तो प्लांट सेल में सेकेंडरी है और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री है। इसकी जो मोटाई होती है वो तकरीबन 7 नैनोमीटर के बराबर होती है। और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। 3 चीज़ों से बना होता है। क्या चीज़ है? एक है प्रोटीन, दूसरा लिपिड्स और तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, इसकी कंपोजिशन के बारे में हम बताते हैं। तो हम ये कहते हैं कि प्रोटीन जो है ये 60 to 80% जो है वो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, और जो कि लिपिड्स है वो 20 to 40% होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत छोटी थोड़ी सी क्वांटिटी में होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं 3% ले सकते हैं, 3% तक मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन ये वेरी करता है, ये 20 to 40 ये इसके बीच में वेरी करता है, और ये 60 to 80 इसके बीच में वेरी करता है। कुछ सेल्स में जो है वो प्रोटीन ज़्यादा है, तो कुछ में लिपिड ज़्यादा है, कुछ में कार्बोहाइड्रेट्स कम है, ज़्यादा मतलब। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार 3% तक होती है नॉर्मली, और प्रोटीन की मकदार 60 to 80 होती है, और लिपिड्स की जो है वो 20 to 40% होती है। अच्छा, जो इसमें लिपिड्स मौजूद है, जो इसमें प्रोटीन मौजूद है, या जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, वो किस तरह के होते हैं, और मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। मतलब ठीक है, एक चीज़ जो है वो प्रोटीन से बनी है, लेकिन प्रोटीन कितने तरह के होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो ये हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। प्रोटीन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। अच्छा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के दो नाम और भी हैं। मतलब एक्सट्रिंसिक को पेरिफेरल भी कहते हैं और इंट्रिंसिक को इंटीग्रल भी कहते हैं। अच्छा, जो एक्सट्रिंसिक होता है वो सरफेस, बिलो और अबव। अच्छा ठीक है, ये इधर हमने लिया हुआ है, ये जो सेल है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देखें ये सेल मेम्ब्रेन है। तो कुछ प्रोटीन इसके ऊपर पड़े हुए होंगे और कुछ इसके नीचे, ये मतलब ये इनसाइड ऑफ द सेल है, ठीक है। ये सेल का इनसाइड है और ये आउटसाइड है। क्या है? आउटसाइड। तो जो इनर साइड पे और आउटर साइड पे दोनों साइड्स पे मौजूद होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें गलती कर जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स में गलती कर जाते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो जो आउटर सरफेस पे होते हैं इसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं, और जो इनर सरफेस पे होते हैं उसको इंट्रिंसिक कहते हैं। लेकिन इस तरह नहीं है। चलो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का अंदरूनी हिस्सा है और ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है। ये सेल मेम्ब्रेन है ये। तो इसके ऊपर जो प्रोटीन पड़े हैं वो भी एक्सट्रिंसिक, और इसके नीचे जो पड़े हैं वो भी एक्सट्रिंसिक है। दोनों को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसको? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, या पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। और ये सरफेस, बिलो और या अबव मौजूद होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो इंटीग्रल होता है, सही है। मतलब ये कि सेल के बीच में पड़े होते हैं, ये अंदर पड़े, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़े हुए होते हैं। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये देखिए ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन है ये इंट्रिंसिक है, जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में पड़े होते हैं, जो अंदर पड़े हुए होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर है और ये इसका इनर लेयर है। तो इनके दरमियान जो कुछ चीज़ पड़ी हुई ये देखें, तो इनको हम इंट्रिंसिक कहेंगे या इंटीग्रल कहेंगे। अच्छा, इसको ट्रांस प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस प्रोटीन भी कहते हैं। ये देखें, इसका एक सिरा जो है वो अंदर की तरफ है और एक सिरा इसकी बाहर की तरफ है। तो ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, तो इसको हम ट्रांस भी कहेंगे, ठीक है। अच्छा,
ये जो होता है ये एम्बेडेड इन द बाई लेयर ऑफ द लिपिड, ये देखिए ये बाई लेयर ऑफ लिपिड्स इसके दरमियान में पड़ा था, ये आगे जाके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैं प्रोटीन के टाइप्स बता रहा था। दूसरी चीज़ जो है वो लिपिड्स हैं। अच्छा, लिपिड्स जो है वो किस तरह के मौजूद होते हैं? तो लिपिड भी क्या है, जो लिपिड इसके अंदर मौजूद है वो पासपोलिपिड है। क्या चीज़ है? पासपोलिपिड है। अच्छा, दो चीज़ें इसमें होती है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ये देखिए ये पासपोलिपिड है, ये क्या चीज़ है? पासपोलिपिड है। तो एक इसका हेड होता है और एक इसका टेल होता है। आप देखें कि इसका जो ये हेड है ये पासपेट से बना है और जो टेल है ये दो फैटी एसिड से बना है। दो फैटी एसिड एक हेड के साथ अटैच हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पासपोलिपिड कहते हैं। अच्छा, पासपेट के बजाय इधर ग्लाइसरोल भी हो सकता है। तो ये हेड जो है ये पोलर है। क्या मतलब? पोलर है। पोलर मीन के पोलर जो है उसमें पोलर डिजॉल्व होगा, अगर मतलब वाटर है जिस तरह के। ये देखें, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसमें लिपिड है। ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है ये पासपेट है या ग्लाइसरोल है, और अंदर जो है ग्रीन कलर का जो नज़र आ रहा है वो क्या है? फैटी एसिड है। अच्छा, तो ये जो है ना ये पोलर है। पोलर का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, मतलब वाटर के साथ ये अटैच हो सकता है, ये मतलब ये डिज़ोल्व हो सकता है वाटर में। तो ये वाला सिरा जो है ये बाहर की तरफ होता है, जो सेल का आउटर एरिया होता है ना। तो ये देखिए, फ़र्ज़ करो ये एक सेल है और सेल के जो सराउंडिंग में जो जगह है ये देखें, तो इधर भी वाटर मौजूद है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस जो हैं इधर भी वाटर मौजूद है, और अंदर इसके प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है, तो अंदर भी वाटर मौजूद है। तो इधर का वाटर और इधर का वाटर, ये अंदर की तरफ से जो है ये लिक्विड पार्ट जो है जो वाटर है ये इसके साथ मिला हुआ होता है और बाहर का इसके साथ मिला हुआ होता है। तो चीज़ें ये कांटेक्ट में आ जाती है, क्लोज कांटेक्ट में, और फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कोई मतलब जो है ना वो मसला नहीं आता। तो इनका अटैच होना उसके लिए ज़रूरी है। अगर ये हाइड्रोफोबिक होते हैं तो इसके साथ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इससे मतलब दूर दूर होता, मतलब वो उसके साथ कभी भी टकराता नहीं। तो फिर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो मुश्किल हो जाती है। मतलब देखिए आप ब्लड के मतलब ब्लड में हमारे पास ट्रेवल करता है क्या चीज़? ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, हार्मोन्स वगैरह, तो वो सेल तक पहुंचती है। तो सेल तक पहुंचने के लिए उसको चाहिए कि वो सेल की सरफेस के साथ टकराए। तो ये चीज़ें, ये जो साइड है ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। आपने देखा होगा ये जो एल्वियोलाई है, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, अगर हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को इन करते हैं, तो ये एल्वियोलाई में जाके फिर ब्लड के साथ इससे ऑक्सीजन मिल जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर चला जाता है ब्लड के। तो जो एल्वियोलाई होता है उसका सरफेस हमेशा मॉइस्ट रहता है, नम रहता है। वो किस वजह से? क्योंकि ये जो साइड है, ये जो सरफेस है, ये सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, और सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर है जो वो पासपेट से बना हुआ है, तो वो क्या चीज़ है? वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। तो इस वजह से वो मॉइस्ट रहता है, इस पे पानी रहता है, ठीक है। अच्छा, जो अंदर वाला साइड है ये देखिए, ये अंदर की तरफ से, अच्छा एक लिपिड का ये लेयर है और एक लिपिड का ये लेयर है। तो अंदर की तरफ क्या है? तो इसके अंदर भी ये दो ग्लाइसरोल है और इसके अंदर फैटी एसिड है, और इससे जो है नीचे ये भी दो फैटी एसिड है। तो ये दो फैटी एसिड आपस में इस तरह मिले हुए होते हैं। अच्छा, जो फैटी एसिड है, जो टेल है इसका, ये देखें, ये जो दुम है, टेल है इसकी, ये नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। क्या क्या मतलब? ये हाइड्रोफोबिक है और ये दो फैटी एसिड से बना हुआ होता है। अच्छा, तो इसका इसका क्या रीज़न है कि ये हाइड्रोफोबिक क्यों है? मतलब अब देखें, ये साइड हाइड्रोफिलिक है, अंदर का साइड जो है वो हाइड्रोफोबिक है। तो अब ठीक है, अगर ये साइड वाटर में डिज़ोल्व होता है और ये साइड भी वाटर में, तो अंदर का साइड अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो फिर साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो इस वजह से मतलब अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो डिफरेंट है, बाहर का वाटर कंटेंट डिफरेंट है। तो ये बैरियर का काम करता है, क्योंकि ये पानी को अंदर नहीं आने देता, मतलब वाटर इससे गुजर नहीं सकता, सही है, ये आने नहीं देता, वाटर को रिपेल करता है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और दूसरी बात, इसने सेल मेम्ब्रेन को आपस में इस तरह मिलाया हुआ है। आप सिंपल मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप गिलास में पानी ले ले और दो कतरे उसमें डाल दे फैट्स के,
मतलब ऑयल डाल दे, तेल घी डाल दे, जिस तरह ऑयल होता है ना, तो वो 2 कतरे डाल दे, वो 2 कतरे पानी में जाके आपस में एक दूसरे के साथ टकरा जाएगी, मिल जाएगी। तो ये 2 फैटी एसिड है जो फैट्स लिपिड से बने हुए, तो ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस को जुड़े हुए रखता है, और दूसरी है कि हाइड्रोफोबिक है। तो बाहर के वाटर कंटेंट में और इनसाइड का जो वाटर कंटेंट है इसमें डिफरेंस रहता है, और इनर साइड जो है वो बाहर आउटर साइड से प्रोटेक्टेड रहता है, अलहदा रहता है, इसकी अलहदा हैसियत होती है। मतलब अंदर जो भी वाटर कंटेंट है वो बाहर की निस्बत मतलब चेंज नहीं होता जाएगा, सही है। अगर बाहर वाटर ज़्यादा है कम है तो सेल को तो जितना वाटर चाहिए वो उतना ही वाटर लेगा, ज़्यादा तो नहीं लेगा, सही है ना। तो अगर इसके दरमियान में ये लेयर ना हो ना, तो फिर कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा वाटर को, और मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, और सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो भी वाटर की कंटेंट की तरह ही हो जाएगा। तो मतलब एक फ़र्क नहीं बचेगा इसमें। तो इसको अलहदा हैसियत देने के लिए इसके दरमियान ये लिपिड का लेयर है और इसको जुड़े हुए रखा है आपस में, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है। और तीसरी चीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक तो ग्लाइकोलिपिड्स है और एक ग्लाइकोप्रोटीन है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज है उसका अगर वो लिपिड्स के साथ मिला हुआ है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, अगर वो प्रोटीन के साथ मिला हुआ है तो हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये चीज़ें मतलब ये देखिए सरफेस पे, ये देखिए लिपिड्स के साथ ग्लाइकोलिपिड मिला हुआ है, ये देखिए ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन के साथ मिला हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन हमारे पास ऐसे होते हैं जो मतलब इधर इसके रिसेप्टर होते हैं और वो मतलब इसके आर पार गया हुआ होता है, ये देखें ये, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो फंक्शन में हम जाके डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई इसकी केमिकल कंपोजिशन। अब जाते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अच्छा, जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, तो इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज इसके बारे में मौजूद है। तो 2 थ्योरीज का हम जिक्र करेंगे, बुक में एक थ्योरी का जिक्र है, लेकिन मैं एक और छोटी सी थ्योरी आपको बताऊंगा जो कि है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट है जिसने 1959 में ये मॉडल पेश किया था। अच्छा, उनका कहना था ये मॉडल थोड़ा पुराना था और ये फिर बाद में जाके चेंज भी हो गया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी बातें थी जो कि मतलब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकती थी। जो उसका फंक्शन है वो उसके अपोजिट जाती थी, अगेंस्ट जाती थी। तो इस वजह से ये मॉडल फेल हो गया। फिर आगे जाके हमारे पास जो मॉडल आ गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो अभी हम जो है ना बुक्स में पढ़ते हैं, और ये मॉडल जो है ये ज़्यादा यूज़ होता है, और ये चीज़ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से बखूबी अंदाज से जो है ना वो उसको डिफ़ाइन करता है। तो आप आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ये कहा हुआ है कि जो आउटर साइड है और इनर साइड है, तो इस पे प्रोटीन लगे हुए, और प्रोटीन की एक थिक लेयर आउटर साइड पे भी है, इनर साइड पे भी थिक लेयर है, और इन प्रोटीन के दरमियान में लिपिड का बायलेयर भी है। मतलब लिपिड बायलेयर है, वही फास्फेट और ग्लाइसरोल वही चीज़ है, लेकिन लिपिड बायलेयर जो है वो प्रोटीन के दरमियान सैंडविच हो गया है। ये देखिए ये मार्कर है, ये मेरे दोनों हाथों के दरमियान में इस तरह आ गए हैं कि जिस तरह सैंडविच नहीं होता जिसमें हम मतलब कबाब वगैरह रखते हैं तो, या अंडा रखते हैं सैंडविच के दरमियान, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसके अंदर सैंडविच हो गया। ये देखिए ये जो लिपिड का बायलेयर है ये प्रोटीन के बीच में सैंडविच हो गया। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और ये मॉडल बड़ा ही मतलब सिंपल था, लेकिन इसमें ये जो है ना ये फंक्शन को सही तरीके से नहीं डिफाइन कर सकता था, इसमें काफ़ी सारे इख्तिलाफात आ रहे थे। तो इस वजह से ये चेंज हो गया और हमारे पास नया जो मॉडल आ गया वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अच्छा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड बायलेयर से बना हुआ है, सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर। ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, सिंगर और निकोलसन 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1972 में जो है ना ये मॉडल पेश किया था। अच्छा, ये मॉडल क्या कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कंपोज्ड है क्या, लिपिड बायलेयर। ये स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सेम है। in which protein are embedded in mosaic manner। इधर थोड़ी सी ये जो तब्दीली है ये इस इधर है, मतलब ये चीज़ जो है ना ये चेंज है। प्रोटीन जो है मतलब क्या क्या है, इसने तो ये कहा ना कि ये सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन, लेकिन ये इस तरह नहीं कहता, ये मॉडल इस तरह नहीं है। ये मॉडल क्या हमें बता रहा है कि जो प्रोटीन है वो इसके ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रोटीन
मोज़ेक मैनर्स में पड़े हुए। मोज़ेक कहते हैं पिचकारी को, मतलब आप कीचड़ में हाथ डालते इस तरह और दीवार पे इस तरह कर देते हैं तो वो डॉट डॉट्स बन जाते हैं कीचड़ के, तो उसको हम पिचकारी कहते हैं या उस मैनर को मोज़ेक मैनर कहते हैं। तो ये एक मोज़ेक पैटर्न है इसका। मतलब आप देखिए प्रोटीन इधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब अरेंज नहीं है प्रॉपरली। तो इसको हम क्या कहते हैं? मोज़ेक मैनर कहते हैं। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो को थोड़ा सा मतलब डिफाइन करते हैं। ये देखें, इसके आउटर साइड पे और इनर साइड पे जो प्रोटीन लगा हुआ है, जो मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे इनर साइड पे, इसको हम क्या कहते हैं? इन दोनों प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये ट्रांस प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। लिपिड इसमें फ्लो भी कर सकते हैं, सॉरी प्रोटीन इसके अंदर जो है वो फ्लो भी करता है। ये जो प्रोटीन है इसको हम ट्रांस प्रोटीन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कह देते हैं और इंट्रिंसिक भी कहते हैं। अच्छा, कुछ ग्लूकोज जो है वो फास्फेट के साथ लगे हुए, तो ये मतलब लिपिड्स के साथ लगे हुए हैं तो उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। कुछ प्रोटीन के साथ अटैच्ड है तो उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है और ये लिपिड बाइलेयर है, ये रेड कलर का इसका फास्फेट साइड है और ग्रीन कलर का इसका 2 फैटी एसिड है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके फंक्शन की तरफ, जो कि मेन चीज़ है। तो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन में हम पहले बताते हैं कि ये डिफरेंशियल परमिएबल है। डिफरेंशियल परमिएबल का मतलब क्या है? कि नॉन पोलर एंड क्या कहते हैं? लिपिड सॉल्युबल कैन पास। नॉन पोलर और जो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें हैं वो इसके दरमियान जो है वो पास हो सकती है। मतलब क्या चीज़ है? ये लिपिड बाइलेयर है, तो जो चीज़ लिपिड सॉल्युबल है वो इसके बीच में से गुजर सकती है, जा सकती है, ठीक है। और दूसरी कौन सी चीज़? दूसरी चीज़ हमारे पास नॉन पोलर। तो नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल चीज़ें इसके दरमियान गुजर सकती है। अब सेल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू आयंस भी गुजरेंगे, इसके थ्रू छोटे छोटे मालिक्यूल भी गुजरेंगे, बड़े बड़े मालिक्यूल भी गुजरेंगे, तो मतलब ग्लूकोज भी इसके दरमियान जो है वो गुजरेगा। तो ये एक पाथ प्रोवाइड करता है चीज़ों को, मतलब चीज़ों के एक्सचेंज के लिए। अगर सेल के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आउटसाइड जाएंगे। अगर सेल के बाहर कोई खुराक पड़ा है और वो अंदर की तरफ आ रहा है तो जो मतलब एंडोसाइटोसिस होगी या जो है वो उसका ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन है, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। लेकिन ये जो है ये डिफरेंशियल परमिएबल इस वजह से है कि इसको हम कहते हैं कि नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल जो है वो सिर्फ पास हो सकते हैं इससे। अच्छा, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? ग्लूकोज इनसाइड, जो कि इनसाइड ग्लूकोज है, अगर वो ज़्यादा हो जाए, अगर साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? फर्दर मोर प्रिवेंटेड, मतलब अब सेल को जितना शुगर चाहिए और उसने वो शुगर ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, उससे जब मतलब इजाफी शुगर आएगा तो वो उसको स्टॉप कर देगा। तो इस क्वालिटी को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। ये सिलेक्शन करेगा कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ गैर ज़रूरी है। रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर का काम भी देता है। मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन रिसीव एनवायरमेंटल स्टिमुलस, बाहर से कोई स्टिमुलस आता है सेल की तरफ तो वो कौन रिसीव करता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन पड़े हुए हैं ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये बाहर की तरफ से जो है वो मैसेज रिसीव करेगा, ठीक है। अच्छा, रेगुलेशन क्या करता है? अच्छा, एनवायरमेंटल स्टिमुलस मुख्तलिफ तरह के होते हैं, आगे जाके मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। रेगुलेशन क्या करता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन रेगुलेट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांस प्रोटीन है या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, अगर बाहर की तरफ कोई चीज़ आती है बाहर से अंदर की तरफ, तो ये जो प्रोटीन है ये पेप्टाइड से बना हुआ है। देखिए ये पेप्टाइड से, तो ये पेप्टाइड्स है और इनके दरमियान गैप है और ये गैप वाटर से भरा हुआ होता है। तो जो चीज़ इसके पास आती है, तो अगर कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा है तो नेचुरली अंदर की तरफ आएगा, उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। और अगर कंसंट्रेशन बाहर कम है, अंदर की तरफ ज़्यादा है और फिर भी अंदर की तरफ इसने आना है तो थ्रू एनर्जी इसने अंदर आना होगा, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो ये क्या करता है? ये रेगुलेशन भी करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की। ये रिसेप्टर साइड है।
जो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो हार्मोन्स के लिए, नर्व इम्पल्स के लिए, फूड जो है ना वो रिकॉग्नाइज करता है, एडहेशन के लिए, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जो है वो मिलाने के लिए एडहेशन एंटीजन के साथ भी होती है। मतलब बाहर से कोई चीज़ आती है जो आपके लिए एंटीजन है, जो प्रोटीन आप नहीं पहचान रहे, आपका सेल उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा, तो वो इसके साथ टकरा के फिर वो आपके इम्यूनिटी को जो है ना वो खबर देता है आपके इम्यून सेल्स को कि ये चीज़ बाहर से आई है। तो ये चीज़ जो है ना ये एंटीजन रिकग्निशन जो कि हमारे कुछ सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स जो होते हैं, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो वो सेल्स रिकग्नाइज करता है एंटीजन को कि ये फॉरेन बॉडी आई हुई है और उसके खिलाफ आपने एक्शन ले लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें कौन करता है? जो ग्लाइकोलिपिड है या ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये रिसेप्टर साइड है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इधर बता देता हूँ। ये फ़र्ज़ करो कोई चीज़ बाहर से आई है और ये इस प्रोटीन के साथ टकरा गई है, तो ये प्रोटीन अंदर की तरफ सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, मतलब बाहर से कोई चीज़ आ गई है, कुछ चीज़ें होती है जो मतलब अंदर की तरफ नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ, इंसुलिन है, तो इंसुलिन का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, वो जो रिसेप्टर आपके सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं वो उसके साथ टकरा जाता है और वो आपके सेल के अंदर वाले हिस्से को स्टिमुलेट कर देता है। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं इधर खड़ा हूँ और मैंने एक हाथ जो है वो बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, मैंने एक हाथ बाहर निकाला और एक हाथ मैंने इधर रखा हुआ है। तो बाहर वाले हाथ में किसी ने कोई चीज़ रख दी, तो मैंने अंदर वाले हाथ से आप लोगों को इशारा कर देना है कि मतलब मुझे वो चीज़ मिल गई है जो मैंने लेनी थी। तो मैं आपको इशारा कर देता हूँ कि हाँ वो मुझे वो चीज़ मिल गई है। तो ये देखिए, ये ट्रांस है, बीच में मेम्ब्रेन है और ये बाहर साइड पे प्रोटीन है और अंदर साइड पे प्रोटीन है। तो बाहर से कोई चीज़ इसके साथ टकराती है तो वो अंदर के जो अंदर है वो स्टिमुलस को भेज देता है और अंदर चेंजेस लाता है। खुराक आपने जो आपने खाना खा लिया और आपके ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो गया, तो ब्लड में जब शुगर का लेवल हाई हो जाता है तो जो आपके पेंक्रियाज में जो सेल्स है और जो आपके इंसुलिन को खारिज करते हैं जो कि बीटा सेल्स है, तो बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो खुराक गुजरता है ब्लड में और वो बीटा सेल से होके गुजरता है, तो वो या जो मतलब वो उधर से गुजरता है तो मतलब कंसंट्रेशन ग्लूकोज का हाई होता है ना, तो वो जब सेल के साथ टकरा जाती है उस पर रिसेप्टर पड़े हुए होते हैं, तो वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं तो वो बाहर ग्लूकोज के साथ टकरा जाते हैं, तो वो अंदर की तरफ इशारा कर देती है या अंदर की तरफ चेंजेस लाती है, जो अंदर के एनवायरनमेंट में चेंजेस लेके आती है। तो अंदर वाले एनवायरनमेंट को वो मैसेज दे देता है कि आप जो है ना वो इंसुलिन सिक्रीट कर दो क्योंकि ग्लूकोज का लेवल हाई हो चुका है। तो ये एक रिसेप्टर है। इस तरह फ़र्ज़ करो इधर हमारे पास चलो आयंस आ गए, कुछ मतलब सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, सही है ना? तो वो अगर बाहर की तरफ आए हुए और उसने अंदर की तरफ जाना है तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं गुजर सकते। ठीक है, तो वो उसके लिए ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे और ये इसको हम कहेंगे चैनल। सोडियम का अलहदा चैनल होता है, कैल्शियम का मतलब सोडियम चैनल, पोटाशियम चैनल, जो चैनल्स होते हैं ना, कुछ गेट्स भी हम उसको कहते हैं। जिस तरह नर्वस सिस्टम में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो कुछ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए कुछ आयंस अंदर की तरफ मूव करते हैं, कुछ बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो वो आयंस भी इसी प्रोटीन के थ्रू चेंज मतलब गुजरते हैं। एक्टिवली भी होते हैं और पैसिवली भी होते हैं, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है उसका और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ों के मतलब कुछ एक्शंस के दौरान एक्टिव होता है और कुछ एक्शंस के दौरान पैसिव होता है, वो आगे जाके सेकंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है? रिसेप्टर साइड है किस चीज़ के लिए? हार्मोन के लिए। आपने एक सेल को एक्टिवेट करना है, हार्मोन एफिनेफ्रिन फ़र्ज़ करो सिक्रिएट हो गया, लेकिन एफिनेफ्रिन जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गुजर सकता है। एफिनेफ्रिन जो है वो छोटे मॉलिक्यूल है, वो गुजरेंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन उसके लिए रिसेप्टर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, तो उसके रिसेप्टर इधर सेल के अंदर मौजूद होंगे। तो इस तरह ये रिसेप्टर्स भी है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये रिसेप्टर साइट है। अच्छा, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी ये करता है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर कोई चीज़ आती है तो सेल का जो आउटर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, वो उस चीज़ को एनगल्फ कर लेता है, फिर अंदर की तरफ लेके आता है, तो वो एंडोसाइटोसिस है, अंदर की तरफ लेके आना। और एक्सोसाइटोसिस उसके बरअक्स है, साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ बाहर की तरफ निकलती है। अच्छा, एंडोसाइटोसिस जो है ना ये ईटिंग प्रोसेस है। असल में ये सेल जब ईटिंग करता है, कोई चीज़ खाता है, तो अगर वो सॉलिड खा रहा है तो उसको हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस, मतलब सॉलिड को एनगल्फ कर रहा है तो उसको हम फेगोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर वो लिक्विड को एनगल्फ कर रहा है तो उसको हम कहेंगे पीनोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? पीनोसाइटोसिस। अच्छा,
लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिवेंशन। तो असल में सेल का जो एक्वियस कंटेंट होता है वो अंदर से बाहर की तरफ ना निकले, इस वजह से एक्वियस सोल्यूशन को या एक्वियस कंटेंट को अंदर महफूज रखा जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये सेल मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो बाहर की तरफ ना निकले। तो ये भी जो है ना, ये फंक्शन है किस चीज़ का? सेल मेम्ब्रेन का। और भी बहुत सारे फंक्शन है लेकिन फिर टॉपिक और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आगे फिर आप मास्टर लेवल पे या बीएस लेवल पे आप जाएंगे, पढ़ेंगे, तो और भी इसके ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आगे जाके हम फिर और जो है ना इंटरनल ऑर्गेनेलिज, साइटोस्केलेटन वगैरह पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।